गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 6 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला के अध्याय 11 तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले इस अध्याय के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ तमाम तरह की भगवान की मूर्तियाँ, मंदिरें हैं और कैसे यह राज्य संपन्न है उसके बारे में भी पढ़ा था कि कैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि तमिलनाडु में ऐसे ऐसे दिव्य मंदिर हैं जो 200-100 फुट लंबे हैं, है ना। और कांचीपुरम एक ऐसा जगह है जहाँ 130 मंदिर एक छोटे से शहर मतलब बस्तियों में है। 130 मंदिर होना और उस 130 मंदिरों में प्राय भीड़ होना, पूजा पाठ होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बताता है कि उन देशों में वो शहर तमिलनाडु का, वो देश, वो राज्य जो भी तमिलनाडु में तमाम तरह की चीज़ें हैं। और कावेरी नदी तमिलनाडु को कैसे वर्ष भर हरा भरा रखती है। और तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहाँ तमाम तरह के यूनानी, मिस्र तथा रोमन के लोग व्यापार करने आए, वहाँ से फले फूले और समृद्धि के मिसाल को उन्होंने कायम किया और वहीं से उन्हें अपनी पहचान मिली। और इस अध्याय के आज हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि दिए गए प्रश्नोत्तरों को आप क्यूबी कॉपी में लिखिए, उन्हें याद कीजिए और साथ ही साथ लिखने का अभ्यास भी कीजिए, क्योंकि इन सब में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनमें आपकी वर्तनी की समस्या आ सकती है। तो आप इसे 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो पहला प्रश्न ये है कि तमिलनाडु में व्यापारी कहाँ से आते थे। तो उत्तर में साफ साफ कह दिया गया कि तमिलनाडु में व्यापारी यूनान, मिस्र तथा रोम से आते थे। और भी कई देशों से आते थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 जो नाम है वो बड़े देश कहे जाते हैं, ताकतवर देश कहे जाते हैं, वहीं से लोग आकर यहाँ पे व्यापार करते थे। ठीक है। दूसरा नंबर है कि कांचीपुरम में कितने मंदिर हैं और इन नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कांचीपुरम में कितने मंदिर हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि इस नगर का प्राचीन नाम क्या था। और सबसे पहले जब नगरीय व्यवस्था बन रही थी, उस व्यवस्था में कांचीपुरम के नक्काशियों का काम चल रहा था, उसके डिजाइन्स बनाए जा रहे थे, तब जाकर वहाँ पे मंदिर बनाए गए। और उनका जो नाम था, जो पहले भूतकाल में जो नाम था, वो आज वर्तमान में उसका क्या नाम है, वही सवाल पूछा जा रहा है। तो उत्तर में है कि कांचीपुरम में 130 मंदिर हैं। ये उन मंदिरों का जिक्र है जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं। नज़ारे और कितने भी हो सकते हैं। तो कांचीपुरम में मूल ऑथेंटिक जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो 130 हैं। और इस नगर का प्राचीन नाम कंचनपुर था। ठीक है। कंचनपुर किसका नाम था, तो कांचीपुरम का पुराना नाम था। और उसके से इस जगह में 130 मंदिर हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न लिखिए, कांचीपुरम के मंदिर किसने बनाए। तो ये आखिर ये 130 से भी अधिक मंदिर बनाए किसने, आखिर कौन सी स्थिति आई थी जब मंदिरों का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति का उदय हुआ था। मतलब वहाँ के लोगों को ये एहसास हुआ था कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा कभी मिलता है, संरक्षण तभी मिलता है जब हम किसी के शरण में जाते हैं, है ना। तो हमारे लिए शरणदाता ईश्वर थे और इस ईश्वर के प्रेम को उजागर करना कहीं से स्टार्ट हुआ, किसी क्षेत्र से स्टार्ट हुआ, तो वो कांचीपुरम दक्षिण भारत से आता है ये चीज़, इसमें इसका एक स्थान भी है। और बात ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली ये है कि तमिलनाडु एक ही ऐसा राज्य है जिसमें भारतीय संस्कृतियों की धरोहर को यूं वैसे का वैसे ही बचाया गया है। क्यों? क्योंकि भारत विभाजन या उससे पहले मुगलों के शासन में वो आताताई राजा, वो अत्याचारी राजा जो मंदिरों को तोड़ देते थे, मस्जिदों को तोड़ देते थे। ऐसी स्थिति में उन लोग जब भी चोल वंश आए, जितने भी आए, मुगल आए, मंगोलिये आए, वो सारे वो क्या किए कि यहाँ तक उन्होंने पहुँचा ही नहीं, तमिलनाडु तक वो पहुँच ही नहीं पाए, वैसे उनके छोटे छोटे शहरों तक पहुँच ही नहीं पाए। तब जाके कहीं ये धरोहर आज भी सुरक्षित है और आज भी इसे भक्ति का उदय का मुख्य द्वार माना जाता है। तो
कांचीपुरम में कम से कम 130 मंदिरें हैं और इसका नगर का नाम, प्राचीन नाम कंचनपुर था। तो आप ये चीज जान के रखिए। तीसरा नंबर है कंचनपुर मंदिर किसने बनाया? तो कंचनपुर के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6वीं शताब्दी में बनाया। ठीक है, ये 21वीं शताब्दी चल रहा है ना, हर शताब्दी में 100 वर्ष का जोड़ है, तो ये 6वीं शताब्दी जब आरंभ हो रहा था, संस्कृतियों का विकास हो रहा था, जब हमें यह पता चला था कि हम भी किसी समाज का अंश हैं और हम समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, हमारा भी कोई वजूद है, तब से ये चीज़ें चली आ रही है ना। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न, कौन सी नदी तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखती है? एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो तमिलनाडु के प्राण में बसती हो और वो समाज को हरा भरा रखती है। तो एकमात्र नाम आपके सामने है कि कावेरी नदी तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखती है। तो तमिलनाडु में कावेरी जो नदी है वो पूरे तमिलनाडु राज्य को हरा भरा रखती है। क्यों? क्योंकि वो नदी विभिन्न संस्कृतियों से बनी है, जिसमें वो नदी के पानी, उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और वर्ष भर उस प्राकृतिक माहौल को, उनके पेड़ पौधे फूल फलों को वो हमेशा हरा भरा रखती है। तो आपसे अनुरोध है कि इन कुछ प्रश्नोत्तरों का आप ध्यान से पढ़ें, इसे लिखें। अगली कक्षा में अगले अध्याय को लेकर और इसी अध्याय के कुछ शेष प्रश्नोत्तरों को लेकर आपके सामने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।